हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो बहुत से स्टूडेंट इस वैकेंसी के बारे में सोचते रहते हैं या पता करते रहते हैं, क्योंकि ये जैसे भारत सरकार सिक्कों की जो टकसाल होती है जहाँ पर सिक्के बनते हैं, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि देवास में जैसे नोट फैक्ट्री है, वैसे ही भारत सरकार का टकसाल एक फैक्ट्री है जहाँ पर सिक्के बनते हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैकेंसी ही जो जारी की गई है ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए जारी की गई है। चलिए देखते हैं इसमें। भारत सरकार टकसाल यहाँ लिखा है, इंडियन गवर्नमेंट मिंट, अ यूनिट ऑफ SPMCIL। तो ये जो वैकेंसी है ये बेसिकली SPMCIL की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी डियर स्टूडेंट, ये आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए मतलब सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट इसमें निकली है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। और इसमें जो अभी रिसेंटली आईटीआई किए हुए स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल है। चलिए देखते हैं ये इसका ऑफिस कहाँ पर है। तो ये IDA फेज सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है। पब्लिश किया गया है ये 2/9/2023 को। ठीक है। और इसका जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, वेबसाइट भी डली हुई है। इस वेबसाइट में जाकर आप यहाँ पता कर सकते हैं डियर फ्रेंड कि क्या ये वैकेंसी आई है या नहीं आई है। ठीक है। लेकिन हम आपको 100% बता रहे हैं ये वैकेंसी जारी की गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है इसमें 2/2023, क्योंकि 2023 दूसरे महीने में एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ये सबसे पहले इंडिकेट किया गया है। चलिए इसका जो रेफरेंस नंबर होता है ये 1264 रेफरेंस नंबर है, और इस रेफरेंस नंबर को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ये जो भारत सरकार का जो टकसाल है जहाँ पर आ, सिक्के बनते हैं, जैसे हैदराबाद में इसकी एक यूनिट है भारत सिक्कों की टकसाल, तो वहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। तो मतलब ये समझिए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। चलिए इसमें देखेंगे क्या वैकेंसी में क्या क्या कुछ बोला गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद is a unit of SPMCIL which is ally on company of the government of India. The mint was originally established in 1803, मतलब कि 1803 as the Royal Mint to serve the निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद में जो निज़ाम शासक हुआ करते थे उस समय से ये इस्टेब्लिश किया गया है। अब ये जो है वैकेंसी जो जारी की गई, मतलब ये कंपनी जो है ये बहुत पुरानी है, जो पहले रॉयल मिंट के नाम से जानी जाती थी। अब हैदराबाद में ये 1950 से गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश में है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है। द मिंट वाज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द प्रेजेंट मीनिंग मिंट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 अगस्त 1997 और ये है चीरापल्ली। तो चीरापल्ली में यदि आप देखेंगे हैदराबाद के, तो जो तिरुचिरापल्ली है वहाँ पर ये इनॉग्रेशन किया गया था 1997 में, और तब से ये कंपनी यहाँ पर है। ठीक है। और यहाँ पर सिक्के बनते हैं, जैसे 1 रुपीज़ के, 50 पैसे के, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये की, ये सिक्के यहाँ पर ढलाई होती है। ठीक है। तो ये समझिए कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, जारी की गई है। दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न मिंटिंग unit of the country with modern machinery and has the capacity to produce the 1200 million pieces of coins to meet the growing demand of the nation। तो ये कम से कम 1200 मिलियन पीसेस कोइंस के सिक्के के यहाँ पर प्रोडक्शन होते हैं। 1200 मिलियंस कितना होता है कमेंट करके बताएंगे। 1200 मिलियन यहाँ पर कोइंस बनते हैं और वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए बनाए जाते हैं। इट इज़ इनइक्विप्ड विथ द स्टेट आर्ट, यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड इज़ वन ऑफ द एशिया बिगेस्ट मिंट हैविंग refining facilities as well as the facilities to mint coins, medals and medallion। तो यहाँ पर मेडल्स भी बनते हैं, कॉइन्स भी बनते हैं।
ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी चीज़ें प्रिंटेड होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी चीज़ प्रिंटेड होती है ये यहीं पर होती है, हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद विच एबो द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद इनवाइट्स द एप्लीकेशन फॉर द प्रिस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन। इसमें जो वैकेंसी है ये जूनियर, याद रखिएगा, जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है। W1 लेवल की वैकेंसी है। वेरियस ट्रेड, इसमें अलग अलग ट्रेड के स्टूडेंट जो है फॉर्म को भर पाएंगे। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट विलिंग टू कंट्रीब्यूट द कंपनी आर इनवाइटेड टू द अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द कंपनीज वेबसाइट एट, ये वेबसाइट दी हुई है, इसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर इसकी साइट्स दी हुई है, ये साइट है, इस साइट पे आपको क्लिक करना है और इस साइट पर जाकर आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर दिया है कंपनीज वेबसाइट इज www. इसमें दिया है IGM HY Hyderabad.spmcil.com। अंडर द पेज कैरियर, उसमें कैरियर वाला ऑप्शन एक होगा, उस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट्स में अप्लाई आफ्टर द केयरफुली गोइंग थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड अदर देन ऑनलाइन मोड। तो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, अदर मोड से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, ऑफलाइन मोड से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे, सिर्फ ऑनलाइन मोड से फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। तो डियर ITI स्टूडेंट्स, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ये फॉर्म भरना जरूर है। चलिए इसमें क्राइटेरिया देखते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। तो कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, तो एलिजिबिलिटी क्या है इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसीज के लिए, उसे आप केयरफुली पढ़ लें। Before the applying candidate should ensure that they fulfill the eligibility criteria for the advertisement post. Indian Government Mint Hyderabad hereafter refer to IGMH. Listen be carefully, IGMH, ठीक है। तो यहाँ पर IGMH would admit to the examination all the candidate applying for the post with the request fees, intimation charges whenever the applications based on the information furnished in the online application, and shall determine their eligibility on at the final stage, document verification stage. If at that stage it it is found that any information furnished on the online application is false, incorrect or not according to the advertisement, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली होना चाहिए और वेरीफाई होना चाहिए। इट मीन्स आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फेक यदि आप डेटा भरेंगे तो आपकी जो अनिवार्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, फॉर्म आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपका अनिवार्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। कैंडिडेट डज नॉट सेटिस्फाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट हिज हर द कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। यदि जो क्राइटेरिया रखा गया है वो फुलफिल नहीं करेंगे, चाहे आपके फॉर्म आपकी एग्ज़ाम में जो है CBT एग्ज़ाम में आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, लेकिन जो क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो 101% आपकी जो कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फुलफिल नहीं होगी, तो उसकी जो कैंडिडेट की अनिवार्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन मोड के लिए क्या है, मोड है एप्लीकेशन का ऑनलाइन मोड। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द IGMH वेबसाइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, IGMH वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। IGMH Hyderabad.spmcil.com/en/discover _SPMCIL/हैज़ कैरियर। तो यहाँ आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म ओपन हो जाएगा और फॉर्म को फिल करना है।
ब्रीफ द इंस्ट्रक्शन द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर गिवन अपेंडिक्स फर्स्ट। तो आपको यहाँ पर जो अपेंडिक्स फर्स्ट है इस पर आपको क्लिक करके इसकी इंफॉर्मेशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यदि हम देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में डियर फ्रेंड, अपलोडिंग द डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑन द वेबसाइट। तो जो वेबसाइट में जो अपलोड किए गए डाटा या एडवर्टाइजमेंट अपलोड किया गया वो 2/9/2023 को जारी किया गया है। मतलब वैकेंसी जारी की गई है 2023 को, 2/9/2023 को वैकेंसी जारी की गई है। अब उसका एक्टिवेशन ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, स्टार्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑन लाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ द फीस थ्रू द ऑनलाइन मोड, ये जारी हो जाएगा 2/9/2023 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना। ठीक है, 2/9/2023 को पब्लिश हुआ, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है, अपलोड हुआ है, और 2/9/2023 से ही फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भरना चालू हो जाएगा 2/9/2023 से, मतलब कि 2/9/2023 आज 4 तारीख है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भर दीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस थ्रू द ऑनलाइन मोड। तो लास्ट डेट जो है वो 1/10/2023 को है, मतलब कि पूरा 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है, ये लास्ट डेट है। और लास्ट डेट के पहले आप फॉर्म को भर लें। फिर डेट्स ऑफ ऑनलाइन टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट। तो जो एग्ज़ाम की डेट होगी ये टेंटेटिव डेट होती है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेट डेट होगी कि अक्टूबर और नवंबर में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी, मतलब ये संभावना है बनी हुई है। ठीक है, संभावना है कि लगभग अक्टूबर और नवंबर 2023 में ये एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम हो सकती है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जा सकता है, जनवरी जा सकता है, लेकिन ये इस डेट के अक्टूबर नवंबर के आसपास में इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, हेल्प जो है फैसिलिटीज़ इन केस ऑफ द एनी प्रॉब्लम टू फिलिंग ऑफ द फॉर्म, पेमेंट फीस इंटीमेशन चेंजेस इन द डाउनलोडिंग ऑफ द कॉल लेटर्स क्यूरीज में मूव थ्रू द लिंक। तो ये जो लिंक दिया है इस लिंक पर आप जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शन को हमें पढ़ना होगा। यूज़ ऑफ द मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बैंड। तो एग्ज़ाम के समय में तो सब चीज़ बैन होता है, आपको पता है, आप इसको लेकर नहीं जा सकते, ये सभी को पता है। अब डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे कि वैकेंसी कितनी निकली है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकली है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट हैदराबाद आईजी, वैकेंसी क्या है बेटा, IGMH। ठीक है, IGMH की वैकेंसी है, ये हैदराबाद की कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, जहाँ जिसे सिक्कों की टकसाल कहा जाता है। इनवाइट द एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ द मेंशन बिलो। तो इसमें पोस्ट दिया हुआ है, सबसे पहले जो पोस्ट दिया हुआ है जूनियर टेक्नीशियन, और ये जो जूनियर टेक्नीशियन है इसके अलग अलग कैटेगरी है। इसमें जूनियर टेक्नीशियन की एक कैटेगरी है, और इसमें फाउंड्री मैन की एक वैकेंसी, एक पोस्ट है, फाउंड्री मैन की एक पोस्ट है। और इस फाउंड्री मैन की पोस्ट में इसका जो W1 लेवल है इन ऐसे अ रिफाइनिंग कैडर के रूप में। तो ये पोस्ट है और पोस्ट को डिफाइन किया गया है। और इसमें देखेंगे UR की पोस्ट 4 है, OBC की 1 है, EW की 0 है, SC की 0 है, ST की 0 है। तो इस तरीके से टोटल पोस्ट हो गई, टोटल पोस्ट 5 हो गई। ठीक है, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया भी बताएंगे आपको कि इसके लिए जो एक्चुअल में क्वालिफिकेशन क्या होगा। फिलहाल हम अभी पहले पोस्ट के बारे में बता देते हैं। जूनियर टेक्नीशियन में इसमें तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन आपको ITI कंप्लीट चाहिए। ठीक है, ITI जिसका कंप्लीट है वही इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखें कि ये जूनियर टेक्नीशियन इसमें जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के है, 8W1 लेवल इन ऐसे एंड रिफाइनिंग कैडर। तो इसमें टोटल पोस्ट है UR की 4, OBC की 1 है, तो टोटल मिला के हो गई यहाँ पर 5 पोस्ट डियर स्टूडेंट। ठीक है, पोस्ट उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन,
केमिकल प्लांट, और केमिकल प्लांट में W1 लेवल के लिए है ऐसे एन रिफाइनिंग कैडर के रूप में। टोटल पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 8 पोस्ट है, जिसमें यूआर की जो पोस्ट है सम जनरल की या सामान्य बोल सकते हैं उसमें 5 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 0 है, ईडब्ल्यूएस की 0 है। टोटल पोस्ट हो गए डियर स्टूडेंट इसमें 8 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जूनियर टेक्नीशियन जिसमें डाया एंड मेडल्स 8W1 लेवल के जो डाया और मतलब कि मेडल्स बनाते हैं उनकी भी वैकेंसी जारी की गई है। इसमें टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें से ओबीसी की 1 है, ठीक है, और अनरिजर्व की 2 है। तो इसमें टोटल मिला के कितनी हो गई, 3 पोस्ट हो गई। ठीक, उसके बाद देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन प्रीसियस मेटल्स W1 लेवल के। तो इसमें जूनियर टेक्नीशियन प्रीसियस मेटल्स 8W1 लेवल में देखेंगे तो यूआर की पोस्ट है 2, ओबीसी की पोस्ट 0 है यहाँ पर, ईडब्ल्यूएस की 0 है, एससी की 0 है, एसटी की 0 है। टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2। उसके बाद देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन फीटर, और सबसे ज़्यादा आईटीआई करते हैं तो फीटर और इलेक्ट्रीशियन से करते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया आईटीआई बोला गया है, तो आईटीआई यहाँ पर फीटर से बोला गया है डियर स्टूडेंट। तो इसमें जूनियर टेक्नीशियन फीटर और फीटर की टोटल 10 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 20 पोस्ट है यहाँ पर, टोटल 20 पोस्ट है, मतलब 20 पोस्ट मायने रखती है जूनियर टेक्नीशियन की, जिसमें से अनरिजर्व की 10 है, 4 पोस्ट है ओबीसी की, 4 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, 2 पोस्ट है एससी की, एसटी की 1 भी पोस्ट नहीं है। तो टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पर डियर स्टूडेंट टोटल 20 पोस्ट हो गई। एक चीज़ याद रखेंगे, टोटल 20 पोस्ट है, मतलब यहाँ पर फीटर की अच्छी पोस्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो एक हिसाब से नेक्स्ट है पोस्ट 7 जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन 8W1 लेवल। तो इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है इलेक्ट्रीशियन से भी आईटीआई करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट है, और 4 पोस्ट में आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो 4 पोस्ट में आपको यहाँ पर अपना नाम लाना है, तो मेहनत बहुत शिद्दत से करना होगा। 3 पोस्ट यूआर की है, 1 पोस्ट है ओबीसी की, बाकी तीनों के लिए फिर कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल पोस्ट हो गई यहाँ पर 4। उसके बाद देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर W1 लेवल का है, और इसमें वेल्डर की जो वैकेंसी है डियर स्टूडेंट वो यहाँ पर 1 ही पोस्ट है, और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी मतलब सामान्य के लिए है। उसके बाद देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन W1 लेवल। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी मतलब सामान्य के लिए जनरल के लिए 2 पोस्ट है, बाकी कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन प्लम्बर, और प्लम्बर की हुई W1 लेवल की है, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है और वो भी ओबीसी के लिए है। ठीक, प्लम्बर की। उसके बाद देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट। जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट में यदि हम देखें यहाँ पर तो टोटल पोस्ट 1 है, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट यदि हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 1 ही पोस्ट है। उसके बाद देखते हैं टेक्नीशियन टर्नर की, टर्नर W1 लेवल की। इसमें भी टोटल पोस्ट देखे जाए तो 1 ही पोस्ट है। ठीक है, लेकिन वैकेंसी 1 है, लेकिन अच्छी वैकेंसी है। इसको आपको इस फॉर्म को भरना है, ये आप सोच लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं एब्रीवेशन में। तो यहाँ पर देखेंगे द एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन, मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं। अभी वैकेंसी कम है, 1 पोस्ट है, लेकिन वो 10 पोस्ट भी हो सकती है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद। तो ये एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है, इसमें सीट बढ़ भी सकती है, ठीक है, और घट भी सकती है। सीट बढ़ भी सकती है और सीट घट भी सकती है डियर स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट नोट्स में यदि हम देखें तो कैंडिडेट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट 8 सीरियल नंबर 1 to 5 pertain to non coinage areas involving working the precious metal, assaying, melting, refining, metal works involving around us nature of the work. They are also liable to be posted in any department of the IGMH as per the need of work. Advertisement post in the serial number 6 to 12 involve
arduous nature of works and are liable to the posted in any section as per the requirement। तो यहाँ पर साफ बोल दिया गया है आपसे सारे काम करवाए कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे सेक्टर में भी आपको, दूसरे प्लांट में भी आपको भेज सकते हैं जहाँ पर कुछ और काम होता है, जैसे मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है, असेइंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। मेटल जहाँ बनते हैं वहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग द ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग द सेरेमनी, इसमें लिखा है, सॉरी, द ओबीसी कैंडिडेट आर द क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइड और द ओबीसी रिजर्वेशन। तो जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इसमें रिजर्वेशन ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस रिक्वायरमेंट इज गवर्नमेंट बाय ऑफिस मेमोरेंडम dated the department of personal training ministry of personal public grievance the पेंशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप याद रखेंगे ईडब्ल्यूएस वाले अपना सर्टिफिकेट जारी करेंगे, अदरवाइज आपको उसके लिए एलिजिबल नहीं माना हो जाएगा। यहाँ पर कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उससे आपको नोट करना होगा। चलिए अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पोस्ट दिया है और पोस्ट में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। तो आईजीएमएच हैज़ आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग पोस्ट एज द सुटेबल फॉर ईच कैटेगरी पीडब्ल्यूडी अलॉन्ग विद द फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनल qualification classification only following the category PWD candidates are therefore eligible to apply for the post। तो एलिजिबल है जूनियर, ये फाउंड्री मैन के लिए है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए है, केमिकल प्लांट के लिए है, डायन मेडल के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ पोस्ट जारी की गई है, ये पोस्ट को यहाँ पर आपको भरना है। यदि भर सकते हो तो यहाँ पर SC ST के लिए LV लेवल, DHH OL लेवल ये जारी कर दिया गया है। तो ऐसे टोटल 12 पोस्ट है, टर्नर तक आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। पे स्केल की बात करें डियर फ्रेंड, तो पे स्केल में यहाँ पर देखेंगे तो आपको जूनियर टेक्नीशियन को पे स्केल इसका जो लेवल है आईडीए पे कर के लिए 18,780 से 67,390 और थर्ड PRC एंड अदर अलावेंस एज अप्लीकेबल ऑल आर WL1 लेवल। तो अदर अलावेंस भी मिलेगा आपको, अलावेंसेस तो मिलते ही हैं। और वैकेंसी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पेमेंट की चिंता ना करें, वैकेंसी गवर्नमेंट जो है बहुत पैसा देती है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल आर हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो सकता है, तिब्बतन हो रिफ्यूजी हो सकता है, अ पर्सन द मार्गरेट फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब ये जो है क्राइटेरिया रखा गया है, हो सकता है। एज लिमिट की बात करें तो देयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सिचुएशंस। तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर पता होना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट कोड नेम की बात करें तो 1 to 12 जूनियर टेक्नीशियन की बात करें तो एज ग्रुप इसमें 18 से 25 साल रखा गया है, ठीक है। जिसमें अपर एज लिमिट नॉन अर्लियर देन डेट ऑफ बर्थ यूआर की जो है और ईडब्ल्यूएस की है 2/10/1998 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की है 2/10/1995, SC ST के लिए 1993 और यहाँ पर लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज के लिए 1/10/2005 रखा गया है। यहाँ दिया है नोट में द डेट ऑफ बर्थ फॉर SC ST OBC NCL गिवन in the above table included community age relaxation the candidate belonging the community category the table para B आप shall be eligible the relaxation candidate। तो एलिजिबिलिटी अब यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन की बात करें डियर तो कम्युनिटी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी वाले स्टूडेंट को 3 साल की का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का मिलता है जो ER और EWS का है, OBC NCL के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर
तो पीडब्ल्यूडी यूआर के लिए 10 साल का दिया जाता है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल के लिए 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, जिसे आप छूट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और कुछ चीज़ें दी है इन सर्विस कैंडिडेट SMPIL, तो SPM CIL के लिए भी यहाँ पर 3 साल की छूट दी गई है। वुमेन कैंडिडेट के लिए जो उनके लिए भी यूआर के लिए 35 साल है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की 36 साल है, SC ST के लिए 38 साल है, यूआर के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 8 साल है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ये पैरा पूरा पढ़ेंगे। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड फॉर SC ST OBC NCL नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट अप्लाइंग द अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसीज, तो उसके लिए एप्लीकेबल वो नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर कैंडिडेट के यहाँ पर दी हुई हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कैंडिडेट शुड नोट दैट ऑफ डेट ऑफ यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन द एप्लीकेशन शुड बी सेम एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th की मार्कशीट में जैसा सर्टिफिकेट में दिया है वैसा ही आपको फॉर्म में भरना है। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे, यदि नहीं दिया है, जैसा दिया है मार्कशीट में वैसा ही फॉर्म भरेंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल नोट फॉर द ऑल कैंडिडेट सीइंग द रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स। ठीक, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट। तो जूनियर टेक्नीशियन ये फाउंड्री मैन के लिए आपके पास ITI का SCVT और NCVT ट्रेड फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज बाय द NCVT SCVT इन द ट्रेड ऑफ द फाउंड्री मैन फर्नेस ऑपरेटर का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपके पास ITI से फुल टाइम सर्टिफिकेट NCVT SCVT का इलेक्ट्रोप्लेटर का होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन केमिकल प्लांट में इसमें ITI का फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज द SCVT और NCVT ऑल ट्रेड्स ऑफ द केमिकल प्लांट ऑपरेटर, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जूनियर डाया एंड मेटल के लिए भी आपके पास फुल टाइम ITI रिकॉग्नाइज बाय द NCVT SCVT ट्रेड हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर टूल एंड डाया मेकर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसका देखेंगे जूनियर टेक्निक प्रेसियस मेटल का, तो इसमें फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCVT SCVT चलेगा दोनों, लेकिन इसमें गोल्ड स्मिथ एंड ज्वेल स्मिथ का होना चाहिए, गोल्ड स्मिथ और ज्वेल स्मिथ का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर जूनियर टेक्नीशियन फीटर, तो फीटर का लिए आपके पास फीटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या मिलीवर्थ मेंटेनेंस मैकेनिक का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फीटर का या मेंटेनेंस मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन में, तो इसमें NCVT SCVT से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर, ठीक है, वेल्डर में फुल टाइम सर्टिफिकेट SCVT या NCVT आपके पास वेल्डर का सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तो फुल टाइम आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, NCVT SCVT से, और इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डियर फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो जूनियर टेक्नीशियन प्लम्बर का, तो फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज द NCVT SCVT इन द ऑल प्लम्बर ट्रेड से आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद ही इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद यदि हम देखें तो इसमें जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए है, और मशीनिस्ट के लिए भी आपके पास फुल टाइम ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, मशीनिस्ट का और ग्राइंडर का। उसके बाद देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन टर्नर, और इसमें टर्नर में भी फुल टाइम ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। टर्नर का जो SCVT या NCVT दोनों में से जो भी हो चल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी है या नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है आपके पास, तो चल जाएगा डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको यहाँ पर याद रखना होगा। नोट में दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट होल्ड द सर्टिफिकेट फ्रॉम द NCVT SCVT
और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड द कोर्सेज सर्टिफिकेट मस्ट हैव द recognition of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of the Training, DGT, Government of India सर्टिफिकेट issued on the सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो आपको याद रखना होगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के रूप में तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं उसी काम की चीज़ों को हम आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद यहाँ पर भी एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसा होगा, स्कीम, सेंटर, कॉल लेटर और कैसा क्या होगा। तो स्कीम्स, सेंटर, कॉल लेटर एंड लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम, ये इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू द एग्जामिनेशन विल बी द कंडक्टेड ऑनलाइन एंड विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। द एग्जामिनेशन विल बी बाईलिंगुअल में होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। इन केस ऑफ एनी डिस्पेंसरी द इंग्लिश विल बी अप्रूवल ऑन द अदर लैंग्वेज। तो इंग्लिश जो है वो मेन लैंग्वेज कहलाएगी, जो भी लिखा होगा यदि त्रुटि होती है तो इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें नेम ऑफ द पोस्ट ऑफ द कोर्ट की बात करें तो ये W1 लेवल की पोस्ट है, और 1 से 12 में यदि हम देखें तो जब एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा, एक तो जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा इसमें, जिसमें जनरल अवेयरनेस, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, स्किल पूछेगा, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज पूछा जाएगा और बेसिक अर्थमेटिक एबिलिटी पूछी जाएगी। मतलब कि आपको कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन टोटल कितने होंगे डियर स्टूडेंट, ये टोटल क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 30 होंगे और मार्क्स भी 30 के होंगे, मतलब 30 नंबर का 30 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम ऑफ द ईच पार्ट 30 मिनट का पेपर होगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 90 मिनट का होगा, ठीक है। एक पार्ट 30 मिनट का होगा और टोटल जो है 90 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। तो आधा घंटा मतलब कि ये हो गया 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। अब पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में टेक्निकल सब्जेक्ट होगा आपका, जो स्पेशलाइजेशन है। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन पूछेगा, फीटर वाले तो फीटर का क्वेश्चन पूछेगा, टर्नर वाले तो टर्नर क्वेश्चन पूछेगा। इसके हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन को टोटल 60 हो जाएंगे। और इसमें टोटल जो पोस्ट यहाँ पर टोटल जो मार्क्स हैं 60 क्वेश्चन 120 नंबर के होंगे। तो ये मानकर चलिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। 30 है तो 60 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स का होगा, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। टोटल यहाँ करेंगे तो 150 यहाँ पर मार्क्स का हो जाएगा। 60 मिनट आपको दिया जाएगा, तो 60 मिनट प्लस 30 मिनट टोटल हो गए 90 मिनट, ठीक है। तो 90 मिनट का आपका पेपर होगा डियर फ्रेंड, आपको क्वालिफाई करना है इसमें, ठीक है। और पेपर ऑनलाइन होगा। मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है जनरल और EWS के लिए वो 55% मार्क्स लाना जरूरी है। मतलब ये मानकर चलो 100 नंबर का यदि पेपर है तो उसमें आपको 55 नंबर लाना ही है, ठीक है। OBC वालों के लिए यहाँ पर 100 में से उन्हें भी 50 नंबर लाना ज़रूरी है, 100 में 50 नंबर लाना ज़रूरी है। और SC/ST वालों को यहाँ पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें SC/ST वालों को 100 नंबर का यदि पेपर होता है तो उसमें 45 नंबर लाना अनिवार्य है। तो इस तरीके से पार्ट ए और पार्ट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नोट पर लिखा है, देयर शैल बी नो सेपरेट क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर द पार्ट ए पार्ट बी of the online examination. However, each candidate will have to secure a minimum overall score as the detailed above. तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में डी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि पार्ट ए में आपने ज़्यादा नंबर ला लिया, पार्ट में कम नंबर ला लिया बी में, तो इस टाइप से नहीं है। दोनों का आप रेशियो जो है वो उसको 50%, 50%, 55%, 45% होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का रेशियो जो है मतलब बराबर होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक में ज़्यादा ला लिए दूसरे में कम ला लिए तो पहले में फेल हो गए, पार्ट में दूसरे में पार्ट बी में पास हो गए तो आप पूरे फेल कहलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर होगा वो कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे IGMH के साइट से जाकर, वहाँ पर आप हॉल टिकट जारी कर दिया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर यदि हम देखें डियर फ्रेंड, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, और क्राइटेरिया में ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पर है ये हम आपको बताएंगे। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेगा हैदराबाद में, चेन्नई में है, मुंबई में, कोलकाता में और दिल्ली में है। तो ये 5 सेंटर है। 5 सेंटर में आपको कहाँ सेंटर चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आपका डिस्टेंस क्या है या आपको सेंटर कहाँ दिया जाता है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक, एग्जाम सेंटर डिसाइड करेगी। इंपॉर्टेंट नोट, इन केस ऑफ एनी सेंटर इज opted by less candidate in the same shall be cancelled forward without any notice, and candidate opting the center shall be shifted to the nearest available center of Hyderabad test center as per the feasibility। तो आप याद रखेंगे, ऐसा कुछ होता है तो आपको हैदराबाद के पास वाले सेंटर में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा यदि किसी का कैंसिल होता है तो। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ अराइविंग स्कोर के बारे में बता गया है। प्रोसेस जो होगी उसमें स्कोरिंग जो होगी, स्कोरिंग के आधार पर ही द स्कोर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आप ऑब्टेन बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। जो प्रोसीजर होगी ये साफ लिखा हुआ है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। फॉर्म की जो फीस होगी वो फीस के चार्जेस होंगे। SC ST PWD के लिए 300 रुपये इंटीमेशन चार्जेस हैं ये एक सर्विसमैन के लिए, और जनरल OBC EWS के लिए एप्लीकेशन आप इंक्लूडिंग द इंटीमेशन चार्जेस 650 रुपये। तो SC ST के लिए 300 रुपये है, और जनरल और OBC के लिए 600 रुपये है डियर स्टूडेंट। ये ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ पर जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द एप्लीकेशन ऑनलाइन यूजिंग द वेबसाइट, दिस इज़ द वेबसाइट। इस वेबसाइट में जाकर आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड, फॉर्म को भरेंगे। तो इस वेबसाइट में जाके यदि फॉर्म को आप भरते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है, फॉर्म भरना है, और यहाँ पर कुछ एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट फंड गिल्टी ऑफ मिस्टेक यूज़ ऑफ द अनफेयर। तो कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये साइड है, इस साइड में जाके आप फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका जो PDF है, PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से PDF आप ले लेंगे और इसको केयरफुली रीड कर लेंगे। पेमेंट जो है ट्रैवलिंग का, पेमेंट ऑफ द ट्रैवलिंग अलाउंस SC ST कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप नोट कर लेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको पूरा पढ़ेंगे, पोस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पूरी प्रोसीजर को आप देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उस हिसाब से आप फॉर्म को भर लेंगे। ठीक है, नोट में लिखा है, प्लीज़ नोट दैट द कैल्शियम अटेंडियम ETC इफ एनी इशू इन respect of this the advertisement will be published only on the IGMH वेबसाइट। ये दिया हुआ है वेबसाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर साइड में जाके, वेबसाइट में जाके आपको मिल जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी डियर स्टूडेंट, और वैकेंसी बहुत अच्छी है, फॉर्म को भरना ना भूलें। तब तक के लिए हम आपको यही बोलना चाहेंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। आपको गवर्नमेंट वैकेंसी की जानकारी प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।